अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आ- आज जो है हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल अरिथमेटिक के चैप्टर का पार्ट 2। लास्ट हम लोग ने कवर करा था, ऑब्वियसली इसका पार्ट फोकस करा था मोर ऑन परसेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस एज वेल। तो अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस क्लियर है, तो प्लीज एक दफा मुझे चैट बॉक्स में बता दें। एंड देन ऑब्वियसली आई स्टार्ट। इफ यू ऑल कैन हेयर माय वॉइस, प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू। सो आज की क्लास में सिंस परसेंटेजेस हमने कवर कर लिया है, तो आज जो है हम लोग फोकस करेंगे ऑन डिफरेंट अदर टॉपिक्स ऑफ दिस फाइनेंशियल अरिथमेटिक, जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। वी हैव इंटरेस्ट, वी हैव मार्कअप, वी हैव सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। वी विल सी हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट, ऑल दैट थिंग्स। ओके, तो ये सब हम लोग देख रहे होंगे आज की क्लास के अंदर। एंड इसके अलावा कोई भी आप लोग का सवाल हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्व्स, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने आंसर्स या क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हो तो मैंने आप लोग से काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे सॉल्व इन द क्लासरूम। तो उसी तरीके से आज भी हम लोग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे क्लासरूम के अंदर जो कि आई वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व। एंड देन उसकी ऑब्वियसली आंसर्स मैं भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज ऑब्वियसली प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेजेस तो हमने पहले देख लिया था, अब थोड़ा सा प्रॉफिट के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो प्रॉफिट, वी नो प्रॉफिट क्या होता है भाई। जब भी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो पहले जो है हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए अपने गुड्स की, फिर ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है वो जाहिर है ऊपर होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस जो भी है ऑब्वियसली कॉस्ट से ऊपर होनी चाहिए। देन ओनली ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। So if in a business selling price of an item is more than the cost price, we will be making a profit, right? Similarly हमारे पास लॉस भी होता है। तो लॉस क्या होता है? लॉस ऑब्वियसली तब होता है जब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए सेलिंग प्राइस से, राइट। तो सेलिंग प्राइस जब भी कम हो जाएगी, कॉस्ट हमेशा ऊपर जाएगी। तो जब कॉस्ट ऊपर जाएगी तो वी विल बी इनकरिंग अ लॉस। और ऑब्वियसली एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, यू वुड नॉट प्रेफर टू मेक अ लॉस एनी टाइम, राइट। सो इसका एक छोटा सा सवाल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अ सेलर परचेज्ड गुड्स एट अ सर्टेन कॉस्ट एंड सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%। मतलब कि मैंने कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है, एक सर्टेन कॉस्ट थी, वो कॉस्ट मुझे नहीं पता, मैंने उनको 1/5 जो है मैंने बेच दिए एट अ 10% लॉस। बट जो रिमेनिंग गुड्स थे 1/5 जब बेच दिए तो इसका मतलब रिमेनिंग हो गए 4/5, राइट, 4/5। तो 4/5 जो गुड्स हैं वो रिमेन जो थे वो मैंने सेल करे एट अ 25% प्रॉफिट। सो सवाल यहाँ पे आता है कि हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द इंटायर ट्रांजैक्शन। क्या आप लोग में से कोई ये सॉल्व करना चाहेगा? काफी आसान सा सवाल है, अगेन इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने 1/5 गुड्स जो हैं वो 10% लॉस पे बेचे हैं, द रिमेनिंग गुड्स आई सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना हुआ, सिंस कुछ मैंने लॉस में बेचे, कुछ मैंने प्रॉफिट में बेचे, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना होगा। आप लोग में से कोई ट्राई करना चाहेगा ये सवाल? आप लोग 1 मिनट लें, आराम से ज्वाइन सोचें इसको, एंड देन मुझे बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो है इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन आया है, रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट मैं कर देता हूँ। तो इसमें हो ये रहा है कि एक सेलर है, उसने गुड्स खरीदे, 1/5 जो है उसने बेच दिए एट लॉस ऑफ 10%, एंड द रिमेनिंग गुड्स ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है। तो जब प्रॉफिट में बेचे, कुछ मैंने लॉस में बेचे, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट बताने के यार ओवरऑल मैंने कितने पैसे कमाए होंगे। तो मैं इसको शुरू कर लेता हूँ इसके आंसर को। अब अगर आप लोग को लास्ट क्लास याद हो, मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस कराते हुए भी आप लोग को एक बात ही बताई थी कि जब सवाल में कोई भी वैल्यू ना दी गई हो, मतलब कि सिर्फ परसेंटेजेस के अंदर बात हो रही हो, अगर आप लोग यहाँ देखें, अभी कोई नंबर मैंने नहीं दिया हुआ कि यार मेरा कॉस्ट इतनी है, मेरा प्रॉफिट इतना है, मैंने सिर्फ परसेंटेजेस मेंशन करी हुई हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करते हैं, हम एक नंबर अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज जो भी नंबर होगा उसमें परसेंटेज तो सेम ही अप्लाई होगी, राइट। तो वी आर अज्यूमिंग अ नंबर ओवर हेयर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट की बात हो रही है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक कॉस्ट को। अज्यूम कॉस्ट इक्वल टू, सबसे बेसिक जो वैल्यू होती है $100, ऑब्वियसली ₹100, $100, वॉट एवर, आसान चीजों को बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो डिनोमिनेशन जो है वो आसान हो जाए। अब इस 100 में से जो है 1/5 को मैंने 10% लॉस के ऊपर बेचा है, तो इसमें से 1/5 अगर हम हटा लें, 1/5 कितना हो जाएगा 100 का? ऑब्वियसली $20 हो जाएगा, राइट। 100 का 1/5, 100 अपॉन ए
$20 का आइटम जो है वो मैंने 10% के लॉस के ऊपर बेचा है। मतलब कि अगर इस पे मैं 10% का लॉस कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? वो ऑब्वियसली 18 के बराबर हो जाएगा, राइट? क्योंकि टू टू रुपीज का 2 रुपीज का जो है वो $2 का जो है वो यहाँ पे लॉस आएगा इनफैक्ट। तो जो सेलिंग प्राइस होगी इन पर्टिकुलर गुड्स की, वो बराबर हो जाएगी $18 के। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि $2 का तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया। अब आते हैं जरा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। जब मैंने 1/5 ऑफ गुड्स सेल कर दिए $20 में, तो इसका मतलब है कुछ 4/5 गुड्स जो है वो रिमेन भी तो होंगे, रिमेनिंग भी तो होंगे, राइट? तो 4/5 जो मेरे पास रिमेनिंग बचे वो बराबर हो जाएगा कितने के? वो हो जाएगा बराबर $80 के, क्योंकि $20 तो वहां पे मैंने लॉस में बेच दिए हैं। अब इस $80 में क्या हो रहा है? उसने बोला है कि देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसमें प्रॉफिट लगाऊं 5% का, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा खरीदी की जब भी परसेंटेज इंक्रीज हो रही हो तो आप 125% ले लेंगे। तो इन दैट केस अगर यहाँ पे भी आप 125% ले लें 80 का, तो वो बराबर आ जाएगा 100 के, राइट? तो $100 मेरा प्रॉफिट, सॉरी, मेरी जो ओवरऑल वो है रेवेन्यू है वो बन गया यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस जो भी थी वो $100 के बराबर आ गई। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द इंटायर ट्रांजैक्शन। तो अगर मैं इन दोनों सेलिंग प्राइसेस को ऐड करना चाहूँ, इन दोनों सेलिंग प्राइस को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास कितने बन रहे हैं? इसके 18 है और इसके 100 है, तो ये 118 के बराबर हो गया। करेक्ट। $118 मैंने पैसे कमाए फ्रॉम सेलिंग माई इंटायर प्रोडक्ट्स। ओके। अब सवाल आता है प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट सबसे आसान चीज है कि सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर मैं माइनस कर दूं, सेलिंग प्राइस मैंने टोटल क्या बताई? $118 फॉर बोथ दी सर्कमस्टांसेस, मतलब एक में लॉस एक में प्रॉफिट, तो उन दोनों की सेलिंग प्राइस 118 हमने कैलकुलेट करी। इसमें से जो मेरी कॉस्ट थी, हमने अज्यूम करा था सवाल के शुरू में कॉस्ट $100 थी, इसमें से जब 100 निकाल दूंगा तो मेरे पास जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो $18 का आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेसिक सा सवाल है जिसमें कि हमने कुछ भी नहीं करा, हमने जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए एक सवाल सॉल्व करा है। तो अगर आप लोग को ये सवाल क्लियर है या इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछें। ओके, सो इसकी वर्किंग वगैरह हमने सब आगे दे दी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें गौर से, तो ये मैंने सब इसको सॉल्व ऑलरेडी करा हुआ है। इसकी जो प्रॉफिट है, लॉस है, एवरीथिंग हमने अज्यूम करी कॉस्ट। सो ऑल दैट इक्वल्स टू अ प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ $18। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, अब हम देखते हैं जरा प्रॉफिट लॉस की परसेंटेजेस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल जो लिखा है, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट जब निकाला जाता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, एंड देन वी मल्टीप्लाइड विद 100 बिकॉज इट्स अ परसेंटेज ऑब्वियसली। देन जब लॉस की बात हो रही होती है, लॉस डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई दैट बाय 100। बेसिकली आप कॉस्ट प्राइस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो इन्वेस्टमेंट ही आपकी एक तरीके से कॉस्ट प्राइस हो रही है इधर। तो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे, राइट? आगे चलते हैं। सो यहाँ पे भी एक मैंने सवाल लगाया है, छोटा सा, काफी आसान सा सवाल है। अ मैन सोल्ड हिज कार फॉर $4500 एंड इनकर्ड अ लॉस। मतलब उसने जब $4500 में वो कार को बेचा तो उसको एक लॉस हुआ। ठीक है, वो लॉस मुझे नहीं पता कितना है। Had he sold it for $7500, he would have gained the same amount of profit as the earlier loss। मतलब अगर उसने लेट्स अज्यूम इसको प्रॉफिट में बेचा होता तो वो कितना प्रॉफिट होता? वो उतना ही होता जितना उसको पहले लॉस हुआ था। ठीक है। तो मुझे सवाल यहाँ पे ये है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस दैट ही सफर्ड। तो आप लोग सोचें थोड़ा सा, मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि इसका आंसर कैसे मैं निकालना चाहूंगा। जी जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ इसका आंसर। 1 मिनट बस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोच लें इसमें क्या, व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड देन मैं इसको बताता हूँ। इसका आंसर जो है मैंने आगे दिया भी है। तो अभी जरा मैं इसको दिखा सॉल्व करके पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें हो क्या रहा है? इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि एक कार है, उसको 4500 में सेल करा मैंने, और उसमें मुझे लॉस हुआ कुछ ना कुछ, जाहिर है। मिस चार्जिया कह रही है 0। चलें चेक कर लेते हैं हम आंसर को। उसमें उसको लॉस हुआ कुछ, मुझे निकालना है वो कितना लॉस है। हैड ही सोल्ड
इट फॉर 7500, अगर उसने 7500 में बेचा होता, ये प्रॉफिट कितना है? ये उतना ही है जितना पहले उसको लॉस हुआ था। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, सॉरी लॉस की परसेंटेज कितनी है। सो यहाँ पे सिंस दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम जो आपकी कार है उसको एज सी ले लेते हैं। ठीक है, कार की जो प्राइस है, और जो हमारा क्या कहते हैं, सॉरी कार कह रहा हूँ, कॉस्ट जो है हमारी, कॉस्ट को हम सी ले लेते हैं। ठीक है, और लॉस जो है हमारा, लॉस को हम कंसिडर कर लेते हैं एज एक्स। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अब सिंस दो अननोन्स हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉस भी हो रहा है और कुछ ना कुछ कॉस्ट भी है, तो दो अननोन्स हैं, तो हमें पता है कि जब भी दो अननोन्स होते हैं तो वी हैव टू फॉर्म अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसमें हमें दो अननोन्स को निकालना पड़ेगा, राइट? तो एक कार की कॉस्ट है, उसमें मुझे कुछ लॉस हुआ। पहला अगर आप स्टेटमेंट देखें, सोल्ड हिज कार एंड इनकर्ड अ लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट है, उसमें कुछ लॉस हुआ, उसको जब मैंने बेचा तो वो पड़ गई 4500 की। करेक्ट? तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, हैड ही सोल्ड इट फॉर, अगर मैंने इसको 7500 में बेचा होता तो इसको मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर मैं इसको सी प्लस एक्स कर दूं, कॉस्ट प्लस लॉस, तो वो 7500 में बिकती। करेक्ट? अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ इक्वेशन को, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली प्लस माइनस से कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरे पास बच जाएगा 2c इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, 12,000। और सी की वैल्यू इससे मेरे पास आ जाएगी 6000 के बराबर। सही है ना? अब मेरे पास सी की वैल्यू, मतलब कि जो मेरी कॉस्ट है उसकी वैल्यू 6000 आ रही है। अच्छा, अब देख लेते हैं जरा कि हो क्या रहा है। अब जब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी पीछे हमने फॉर्मूला भी देखा था। तो उसमें हो ये रहा था, मैं दिखा भी देता हूँ एक दफा दोबारा से, कि बेसिकली प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हम कर रहे थे, राइट? सो प्रॉफिट या लॉस ओवरऑल यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर आप लोग गौर से देखें, 1200, सॉरी 6000 इज माई कॉस्ट। करेक्ट? उसको मैंने पहले लॉस में बेचा एट 4500। इसका मतलब है कि मुझे एक लॉस हुआ, कितने का, 1500 का लॉस हो गया। करेक्ट? क्योंकि वो 6000 की चीज मैंने खरीदी थी, उसको मैंने बेचा 4500 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, अगेन लॉस अपॉन द कॉस्ट प्राइस, सो 1500 डिवाइड बाय द कॉस्ट विच इज ऑब्वियसली 6000, एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास आता है 25% के बराबर। सही ना? तो ये इस तरीके से बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें इसमें हम दो इक्वेशंस बना रहे हैं, और दो इक्वेशंस बनाने का मकसद ये है कि लॉस भी यहाँ पे अननोन है, प्रॉफिट भी अननोन है, कॉस्ट भी अननोन है, सारी चीजें ही अननोन है, तो जाहिर है हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एंड देन हमने ये करा कि जब हमें कॉस्ट पता चल गई हमारे गुड की, तो हमने देखा उस पर लॉस कितना हुआ है। हमने देखा कि यार जब कॉस्ट 6000 थी तो उस पे उसको मैंने बेचा 4500 में, तो लॉस इसका मतलब 1500 का हो गया, and through which I was able to calculate the profit, sorry loss percentage। ठीक है? सो आई होप कि ये सब सवाल आप लोग को क्लियर है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो इसका आंसर मैंने दिया हुआ है पीछे, आप लोग जब भी ये प्रेजेंटेशन बाद में देखें, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दिस। इसमें ये करा है हमने, कॉस्ट को हमने सी ले लिया और लॉस को हमने एज एक्स कंसिडर कर लिया, एंड थ्रू दैट वी सॉल्व आवर आंसर। ठीक है? सो प्रॉफिट रेट की बात आती है। अब ये आपका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट तो हो गया, लेकिन जब आप ग्रेड 7 की बात करें तो ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि प्रॉफिट रेट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन द नेट सेल्स, राइट? एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उससे निकल आता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जब मैं नेट सेल्स में से कॉस्ट निकाल दूं गुड्स की। तो ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी इज इक्वल्स टू नेट सेल्स, एंड यू सब्ट्रैक्ट दैट बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉग्स लिख दिए, कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है? तो ये इस तरीके से मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब सवाल ये होता है कि जब प्रॉफिट रेट इस तरीके से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वगैरह में भी डिफरेंस आया होगा इन ग्रेड 7 एंड 8। तो इसके फॉर्मूले में बिल्कुल कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। अगर आप सेलिंग प्राइस की बात कर लें, तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो अब यहाँ पे बन गया है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, थोड़ा सा इसका मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो ये हो जाएगा सी बी 1 प्लस
पी आर इज द प्रॉफिट रेट ओवर हियर, विच जो कि हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट भी करा है, ठीक है। वी आई एम अज्यूमिंग कि आप ये सब ऑलरेडी पढ़ाते हैं, जस्ट एक मैं रिफ्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है, सबका। सो एस पी इज इक्वल्स टू सी पी, एंड देन यू मल्टीप्लाइड विद वन प्लस पी आर, विच इज द प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें मैं सीपी को सब्जेक्ट बना दूं, विच इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये चीज वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, तो दिस विल मेक इट एस पी डिवाइडेड बाय वन प्लस पी आर, ठीक है। तो ये आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन बुक्स जो है ग्रेड सेवन में, इसको हमने मार्कअप के नाम से भी लिखा हुआ है। तो मार्कअप पढ़ा है, इंटरेस्ट पढ़ाने की बात है। सो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट और earned on a principal amount over time, typically expressed as a percentage। दो टाइप्स के इंटरेस्ट हम देखते हैं इन मैथ्स। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मार्कअप भी कहलाता है। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बेसिकली हर साल में उसका जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है इंटरेस्ट की। सही है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, इसको मार्कअप की के नाम से भी पढ़ाया जाता है इन 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 आवर बुक्स। तो उसमें पी आर टी अपॉन हंड्रेड उसका फॉर्मूला होता है, वेयर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि टाइम पीरियड्स में कभी सवाल में लिखा होता है इन ईयर्स, कभी सवाल में लिखा होता है इन मंथ्स। तो यूजुअली हम ईयर्स में ले रहे होते हैं, तो उसको हमें डिवाइड बाय 12 या मल्टीप्लाई 12 कराना पड़ता है बाय विद द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब जब हमें फाइनल अमाउंट की बात आती है, फाइनल अमाउंट के फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से लोन लिया है बैंक से, तो मैं उसको रिटर्न करूंगा। रिटर्न जब मैं करूंगा तो एक फाइनल अमाउंट के साथ रिटर्न होगा, वो जाहिर है। तो उसमें पी प्लस आई, विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड देन यू ऐड द इंटरेस्ट ऑन दैट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पी प्लस इंटरेस्ट आई। तो पी प्लस आई जो है वो फाइनल अमाउंट हो जाता है, जो कि मुझे वापस रिटर्न करना है व्हेन आई बोरोड इट फ्रॉम समवन, ठीक है ना। तो फाइनल अमाउंट की कैलकुलेशन इज थ्रू पी प्लस आई। सो सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप, इसका जो बेसिक जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो ये है कि एक सेम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होती है ऑन ऑल द ईयर्स। मतलब अगर मैंने 3 साल में वापसी करना है, तो हर साल वो सेम परसेंटेज और सेम प्रिंसिपल अमाउंट अप्लाई होगा। हाउएवर इफ इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये आ जाता है कि अब हर साल जो है वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपाउंड हुआ जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। क्योंकि वो कंपाउंड का मतलब ये है कि वो इट ऑब्वियसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला आप लोग के सामने है, विच इज ए इज इक्वल्स टू पी एंड वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर टी, विच इज, अच्छा इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको डिवाइड बाय हंड्रेड हमने करा हुआ है, बट ऑब्वियसली इट इज वन प्लस आर। डिवाइड बाय हंड्रेड करने का मकसद ये कि ऑब्वियसली वो परसेंटेज साइन हट जाएगा व्हेन आई एम वर्किंग फॉर इट, ठीक है ना। So A is the obviously total amount, which is principal plus interest. P is the principal amount, as you can see in the formula as well. R is the rate of interest, obviously, and T is the time. तो अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि टाइम जो है वो यहाँ पे इन ईयर्स लिया जाएगा, इन मंथ्स में लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो मंथ्स में है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ईयर्स। तो ये एक सवाल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का, काफी बेसिक सा सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हो ये रहा है कि अली लेंट $600 टू बाबर फॉर 2 years, ठीक है। एक बंदा है अली, उसने बाबर को $600 दिए हैं 2 सालों के लिए। फिर क्या हुआ, अली ने एक और बंदा महमूद, उसको $400 दिए, बट फॉर 4 years, ठीक है। एक को दिए 600 फॉर 2 साल, एक को दिए 400 फॉर 4 years, 4 years, ओके। बात यहाँ पे ये है कि दोनों का जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम था। सवाल यहाँ पे आता है कि ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ $140। जब उन दोनों ने पैसे वापस करे, तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट मैंने कमाया, अली ने कमाया, वो $140 था। सवाल मुझे यहाँ पे ये है कि व्हाट इज एक्चुअली द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या था। तो आप लोग इसे इसको सॉल्व करें, आप लोग ट्राई करें, एंड देन मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या होगा। बट आप लोग 1 मिनट इसके बारे में एंड मुझे बताएं what। जी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल मैं बता देता
सवाल रिपीट मैं कर देता हूँ। सवाल ये है कि एक बंदा है अली, उसने दो लोगों को पैसे दिए हैं, बाबर को एंड महमूद को। बाबर को इसने $600 दिए हैं एट फॉर 2 years ऑब्वियसली, एंड महमूद को इसने दिए हैं $400 फॉर 4 years। इन दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है, ठीक है। वो इंटरेस्ट कितना है वो मुझे फाइंड करना है। गिवन दैट जब ये पैसे वापस रिटर्न मांगता है तो इन ये कमाता है $140 इन टोटल, ठीक है। तो अब जरा इसमें मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, सो एक बंदा है अली, इसने बाबर को मैं बी कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, $600 दिए हैं फॉर 2 years एट अ सर्टन इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें फॉर्मूला जो मैं लगाऊंगा वो हो जाएगा PRT/100, करेक्ट, विच इज ऑब्वियसली द फॉर्मूला फॉर मार्कअप एज वेल। सो बाबर को मैंने $600 दिए, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज $600, सो 600 मल्टीप्लाई बाय द रेट। रेट मुझे नहीं पता, रेट ही तो मुझे फाइंड करना है, सवाल ने बोला रेट बताएं। तो रेट हो गया, अज्यूम कर लेते हैं $X, सॉरी X%, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज द परसेंट, राइट। एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द टाइम। टाइम 2 साल का है, सवाल में लिखा हुआ है फॉर बाबर। तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू डिवाइड दैट बाय 100 बिकॉज इट्स अ परसेंटेज। सो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, एंड मेरे पास के बराबर, सही है। सिमिलरली अगर हम महमूद के लिए कैलकुलेट कर लें तो एम एम ले लेते हैं, एम 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 कंसिडर कर लेते हैं एम को। अच्छा, अगेन इसमें सेम फॉर्मूला रहेगा PRT/100 का। सो 400 मल्टीप्लाइड बाय X%, अगेन मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं पता, वही मुझे फाइंड करना है। You multiply that by the time which is, ठीक है, you again divide that by 100, so ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, and we are left with an answer of 16x, ठीक है। so महमूद की जहां तक बात है उसको 16x हुआ, एंड दी बाबर का 12x हो गया, ठीक है। सवाल मुझे ये कह रहा है कि ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ $140। इसका मतलब ये है कि इसका महमूद का इंटरेस्ट 16x है, बाबर का 12x है। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए $140 के, करेक्ट। तो हम जरा इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12x प्लस 16x इज इक्वल्स टू 140। 12x और 16x को जब मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, ही हो जाएगा 38x, एंड देन 38x इक्वल्स 140। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 5 आ रही है, विच मीन्स के इन दोनों को जो मैंने लेंड करा था पैसा अपना 600 और 400 का, वो मैंने 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिक सा सवाल था विच वाज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड स्पेसिफिकली फॉर सिंपल इंटरेस्ट, एंड 5% आंसर, बिल्कुल मिस वजी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो अगर ये सवाल आप लोगों के लिए क्लियर है, सो प्लीज लेट मी नो एंड देन आई विल मूव ऑन। सवाल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। दो लोग हैं, उनको मैंने कुछ ना कुछ लेंड करा है पैसा, बट आई वांटेड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन दैट। सो इंटरेस्ट रेट जो मेरे पास आया वो 5% आया, मैंने कैलकुलेटेड फॉर बोथ। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, बस मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा विच वाज PRT/100। ओके, सो आगे चलते हैं। मिस फरजाना कह रही हैं कि इट इज क्लियर, ठीक है, आगे लेट्स मूव ऑन। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे इसकी वर्किंग भी मैंने लगाई दी है, तो कभी आप लोग को बाद में देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैंने अभी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, राइट। तो इसका भी एक सवाल मैंने लगाया हुआ है, पहले तो हम इसका सवाल देख लेते हैं क्योंकि काफी मजे का सवाल है ये। इसमें हो ये रहा है कुछ भी नहीं होगा, फॉर्मूला ही अप्लाई होगा इसमें, विच इज P1 + R/100 times T. These are at an interest of 15% compounded annually, which he will return after 2 years with interest. तो अगर हम डेटा थोड़ा सा देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट विच इज रुपीज 8,000 over here, ठीक है, and the rate of interest is 15% over here, which is obviously 15%, and जो टाइम है आपके पास वो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 years के बारे में, ठीक है। तो टाइम हो गया, रेट हो गया। अब हम जरा निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सॉरी, विच इज P1 + R/100 की पावर T,
करेक्ट, यही फॉर्मूला है इसका। तो इसमें जब मैं वैल्यूज को प्लग इन करूंगा मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। देख लेते हैं हम लोग। 8001 प्लस आर अपॉन हंड्रेड, सो 15/100 हो जाएगा ये। एंड देन टाइम इज द 2 years। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर टू फ्रैक्शंस व्हिच आर बीइंग एडेड। सो जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 10,580। ठीक है। सो काफी आसान सा सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस बात में। बस ये आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। विच मीन्स के 2 सालों के बाद जब मैं इसको रिटर्न करूंगा पैसा, तो वो जो है कह सकते हैं कि 10,580 रिटर्न करूंगा इंस्टेड ऑफ 8,000। ठीक है ना। तो ये इसका सारा सिस्टम है। अब आगे चलते हैं जरा। ऑब्वियसली वर्किंग यहाँ मैंने लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं बाद में भी। अब आते हैं जरा एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि इसी चैप्टर के अंदर अप्लाई होता है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स में क्या होता है कि बेसिकली इट्स अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स अग्री टू ओन अ बिजनेस। ठीक है, मतलब बिजनेस चल रहा है लेकिन ये एक से ज्यादा लोग चला रहे हैं। ठीक है, सॉरी, दो से ज्यादा लोग चला रहे हैं, मतलब अकेला बंदा नहीं है। ठीक है। सो हर चीज की जो क्या कहते हैं ओनरशिप होती है वो जॉइंट होती है, विच इज द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स लॉसेस हर चीज डिवाइड हो गया इनके अंदर, राइट। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है उस पर हम यूजुअली इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो काफी बेसिक सा सवाल यहाँ पे मैंने लगाया है, विच इज एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 5,000 एंड 3,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7,000 के बराबर है, जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 के बराबर है, और जो सी की इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 के बराबर है। करेक्ट। तो अब सवाल ये आता है कि अगर उन्होंने 9,000 का प्रॉफिट बनाया है इन तीनों ने, तो ए ने कितने पैसे कमाए। तो आप लोग में से कोई ये ट्राई करना चाहेगा प्लीज, एंड देन इसको ट्राई करके आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग 1 मिनट लें, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे हो जाएगा ये। बेसिक सा सवाल है काफी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब ये जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ाते होंगे क्लासेस में। ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ अभी। सो एज यू गाइस कैन सी एज वेल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स आर डिवाइड अकॉर्डिंग टू रेशियोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। सो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे रेशियो लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स का। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का ला भी देता हूँ, investments are 5,000, 7,000, 5,000 and 3,000 respectively for each person. So in that case अगर मैं रेशो ले लूँ तो ये ऑब्वियसली इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7:5:3, बिकॉज इवेंचुअली वो 7,000:5,000:3,000 है, राइट। तो 7:5:3 हमने लिख दिया। अब ऑब्वियसली एक रेशियो का एक टोटल भी आता है, राइट। तो अगर इसको मैं टोटल करना चाहूँ 7+5+3, दैट विल बी इक्वल टू 15। करेक्ट। अब सवाल ये कह रहा है कि मुझे बताना है ए का शेयर, ए ने कितने पैसे कमाए, कितना प्रॉफिट कमाया आफ्टर हिज इन्वेस्टमेंट। सो ए ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी 7,000 की, उसको डिवाइड करूंगा टोटल इन्वेस्टमेंट से विच इज 15,000। ठीक है। सो 7,000 ओवर 15, उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया विद व्हाट, विद दी प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 9,000 रुपीज। सो 9,000 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास तीन जीरोज ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं यहाँ पे। एंड इवेंचुअली जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा 4,200 के बराबर। ठीक है। अब सवाल ने तो यहाँ पे ए का निकालने को बोला है, लेकिन यही लोग ये भी पूछ सकते थे कि बी का शेयर बता दें या सी का शेयर बता दें। तो इन दैट केस मुझे बी का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ता, बी को मैं निकालता 5/15 मल्टीप्लाइड बाय 9,000 से, क्योंकि ऑब्वियसली बी का जो शेयर था इन दिस इंटायर रेशियो वो 5 के बराबर था। एंड अगर सी का निकालना होता तो वो हो जाता 3/15 एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 9,000। सो इन दैट केस आपका जो बी और सी का शेयर है वो भी निकल आता काफी आसानी से। ठीक है ना। तो ये तरीका है, काफी आसान सा तरीका है पार्टनरशिप्स के लिए कैलकुलेट करने का। इसका आंसर जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। ए बी और सी तीन लोग हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो सिंप्लीफाई करके 7:5:3 का आ गया, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 15।
तो इसमें से 15 में से टोटल में से 7 जो है वो ए का शेयर है, तो ए 7/15, एंड यू मल्टीप्लाई दैट विद टोटल प्रॉफिट, एंड इवेंचुअली वी फाउंड आउट कि जो ए का प्रॉफिट था वो 4200 के बराबर हो गया, इंस्टेड ऑफ द इंटायर 9000। ठीक है ना? सो आई होप कि ये बात क्लियर है। काफी आसान सी एक्टिविटी थी। अब हम आगे चलते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर, जो कि इवेंचुअली हमारा मेन एजेंडा है। ठीक है ना? सो आज की क्लास में मैंने कोशिश करके 3 ऐसी एक्टिविटीज डाली हैं जो कि काफी आसान हैं और काफी मजे की भी हैं, जो कि आप लोग अप्लाई करें अपने क्लासरूम्स के अंदर। तो देखते हैं कि करके क्या क्या एक्टिविटीज है। नंबर 1 पे जो हमारे पास आता है वो शार्क टैंक आता है। अभी आप लोग ने रिसेंटली देखा होगा, एक पाकिस्तान में शो काफी मशहूर हो रहा है जिसका नाम है शार्क टैंक पाकिस्तान। आप लोग में से किसी ने सुना है इसका नाम, शार्क टैंक का? हम्म। जी सुना है। देखा है मैं प्रोग्राम। देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई बिजनेस के पिचेस करने आते हैं लोग, एंड देन इन्वेस्टर्स को वो लोग पिच करते हैं, एंड देन वो एक जो है फंडिंग उठा लेते हैं इन्वेस्टर से, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ने यही एक थोड़ा सा सोचा है कि इसको भी क्लासरूम्स में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि इवेंचुअली जो शार्क टैंक में बिजनेस की पिचेस हो रही होती है, बिजनेस में क्या होता है, सारा यही तो चीजें चीजें होती हैं जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं: प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ऑल दैट। सो इसके अंदर हम लोग यही देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है क्लासरूम के अंदर। इवेंचुअली ये जो एक्टिविटी है काफी मजे की है। उसमें इसकी वजह ये है कि इसमें आप लोगों को कोई ना कोई वर्कशीट प्रिंट करवानी है, ना कोई आप लोगों को अलग से कोई मटेरियल लाना है। बेसिक सी चीज है। सो इसमें होगा ये कि ऑब्वियसली इट विल इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड कम अप विद यूनिक बिजनेस आइडियाज। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ग्रुप्स में बनाएं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करें इनटू 4 और 5 पीपल के ग्रुप्स। ठीक है? ग्रुप्स में जब मैंने डिवाइड कर दिया उनको, अब मैं उनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे दूंगा, ठीक है, एज अ टीचर, कि भाई इसको बेचें आप लोग लाके। या फिर मैं उनको बोलूंगा एज अ टीचर कि आप लोग की मर्जी है, आप लोग कुछ भी प्रोडक्ट उठाएं। चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो गया, आइदर इट्स pen, either it's a book, either it's something outside the classroom, for example a mobile phone or anything जो आपको उनको लगता है कि वो बेच सकते हैं। अच्छा, तो वो लाएं, वो उसका पिच करें, एंड देन उसको वो सेल करें लाके। सही है ना? तो ये बेसिकली आपका शार्क टैंक का सारा कॉन्सेप्ट है। इसमें होगा ये कि जरा आगे देख लेते हैं। इसमें होगा ये कि बेसिकली उन स्टूडेंट्स को एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। दे विल डू सम मार्केट रिसर्च कि यार प्रोडक्ट है क्या, किस बारे में है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन खरीदता है, कौन इसको नहीं खरीदता। ठीक है? इसके मार्केट में कंपेटिटर्स कौन है, कौन हमारे लिए एक कंपेटिटर के तौर पे मार्केट में बैठा हुआ है। ठीक है? तो उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, रिसर्च वगैरह, देन दे विल एस्टिमेट सम कॉस्टिंग, सम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, सम प्राइसेस वो लोग कॉस्ट जो है सोचेंगे अपने प्रोडक्ट की। एंड देन दे विल ऑल्सो प्रोजेक्ट सम रेवेन्यूज, मतलब वो लोग बताएंगे कि यार हम लोग अगर इसको बेच देते हैं इतना साल के अंदर, तो हमें इतना कोई प्रॉफिट आ जाएगा, इतना कोई रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है? सो इवेंचुअली इस जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें सारी आपकी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, विच इज लाइक the selling price, cost price, and partnerships, and profit loss percentages, all that। ठीक है? तो ये सब बताना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को एक एक करके। फिर जब यूनिक आइडिया इन्वेस्टर्स को जो पसंद आएगा, अब इन्वेस्टर कौन होगा? इन्वेस्टर बेसिकली टीचर्स होंगे, या टीचर्स चाहें तो वो एक दो टीचर्स को बाहर से भी ला सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप एक दो स्टूडेंट्स को भी पकड़ के बैठा सकते हैं एज शार्क्स। ठीक है? शार्क कौन होता है? ऑब्वियसली इन्वेस्टर। तो स्टूडेंट्स ऐसी परसुएसिव पिचेस बनाएंगे ताकि जो शार्क्स हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट्स दें। ठीक है? स्टूडेंट्स ने बता दिया कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस सब क्या है, वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्या है, कि बिजनेस कितना अच्छा है, कितना प्रोग्रेस कर सकता है आगे जाके। उसी हिसाब से जो है शार्क्स जो हैं, मतलब जो टीचर्स हैं, जो आपके जजेस हैं, वो कुछ फीडबैक देंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट की डील्स भी देंगे। अब इन्वेस्टमेंट की जो डील्स होंगी उसमें कुछ ना कुछ तो देखें, पैसे तो देंगे ही देंगे, मतलब पैसे ऑब्वियसली रियल पैसे नहीं होंगे, बट साथ साथ आप लोग जो है वो कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि यार मैं जो हूँ 1000 रुपये दूंगा एट अ सर्टेन इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, स्टूडेंट बताएगा कि यार इसमें इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, वट एवर। ठीक है? तो ये एक बेसिकली शार्क टैंक का सारा चीज है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब आ जाएगा, जब स्टूडेंट सारा कुछ कैलकुलेट कर लेगा कि यार हम इतने पैसे ले रहे हैं शार्क से, इतना हम इक्विटी दे रहे हैं, इतना हम अपने बिजनेस का परसेंटेज दे रहे हैं, इतना हम इंटरेस्ट देंगे, ऑल दैट थिंग। ठीक है? तो ये बेसिकली शार्क टैंक का सारा कॉन्सेप्ट है।
जो कि आप लोग क्लासरूम्स में करवा सकते हैं। एंड इवेंचुअली काफ़ी मज़े की एक्टिविटी, क्योंकि इवेंचुअली आप लोगों को एज सच कोई मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ रहा। एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स की जो इस चैप्टर की हर हर कह लगते कैसे कहने के टॉपिक है, वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ठीक है ना? तो किसी का कोई अगर सवाल है इसके अंदर तो प्लीज़ पूछें। एंड या कोई और सजेशन आप लोग की तरफ से अगर इस बारे में है, इसको और मज़े का बनाने में, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर ये क्लियर है तो मुझे बताएं, देन आई विल मूव ऑन। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसमें कि अगेन मैंने एक थोड़ा सा रोल प्ले के बारे में सोचा है। अब टीचर्स क्या करेंगे, इसका नाम है बेसिकली द क्लासरूम इकोनॉमी गेम। ठीक है, ऐसे ही मैंने एज सच नाम दे दिया, आप लोग चाहें तो इसका कुछ और नाम भी रख सकते हैं। इसमें होगा बेसिकली ये कि टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को अगेन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 4 से 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होंगे। एंड देन आप लोग उनको केसेस देंगे। केसेस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो बैंक बन गया, एक बच्चा जो है वो टैक्स कलेक्टर हो गया, एक बच्चा वो शॉपकीपर हो गया, एक बच्चा कस्टमर हो गया। ठीक है, अब वो 5-6 बच्चे जब सामने खड़े होंगे, वो लोग एक रोल प्ले, एक स्किट के तौर पे प्रेजेंट करेंगे पूरी क्लास को। ठीक है, क्या प्रेजेंट करेंगे? एक सैम्पल केस प्रेजेंट करेंगे। केस जो है मैं इंशाल्लाह बाद में क्लास के आप लोगों को सब व्हाट्सएप पे मिल जाएगा इन दिस प्रेजेंटेशन, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। केसेस में ये होगा कि बेसिकली एक बच्चा जा रहा है एज अ कस्टमर, यू गो टू अ शॉपकीपर। शॉप में आपको हो सकता है गाड़ी खरीदनी हो, तो गाड़ी के लिए आप बैंक जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, उस लोन पे कुछ इंटरेस्ट होगा। सो वो ऑल दैट वो एक पूरा एक रोल प्ले बन जाता है, राइट? एंड एवेंचुअली उसमें हर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, और बताना पड़ेगा क्लासरूम को कि यार कस्टमर के पास इतना पैसा है, वो शॉपकीपर के पास खरीदने गया, शॉपकीपर ने इतनी प्राइस दी, बैंक ने इतना इंटरेस्ट दिया, इतना पैसे दिए, ऑल दैट। सो A to Z सब बताना है। शॉपकीपर को अपना प्रॉफिट बताना है, सब लॉस बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रोल प्ले डिजाइन करा है, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग करवा सकते हैं। एंड इवेंचुअली इससे होगा क्या, इससे होगा एक तो ये कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स के अंदर एक फेयर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो भी थोड़ा सा दूर होगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आएंगी स्टूडेंट्स के अंदर। इसके साथ साथ जो सारी इस टॉपिक की हमारी क्या बोलते हैं सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, लाइक प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट ऑल दैट, वो सब यहाँ पे जज होगा, चेक होगा। ठीक है, तो आफ्टर दिस क्लास जब ये मैं प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगा, इसमें बहुत सारे केसेस मैं लगा के दूंगा, जो कि आप लोग बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों को उस केस के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। प्रेजेंटेशन से ये मुराद नहीं जैसे मैंने अभी आप लोग को यहाँ बना के दी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं, बट जस्ट एक रोल प्ले करना है पूरी क्लास के सामने। ठीक है, तो क्या ये आप लोग की बात समझ में आ गई है? अगर ये एक्टिविटी गई है तो प्लीज मुझे बताएं, या शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? बेसिकली एक रोल प्ले की एक्टिविटी है। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इसमें रोल प्ले हम करवा रहे हैं बेसिकली। स्टूडेंट्स दे फॉर्म ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स में हर स्टूडेंट का एक रोल होगा, एक कैरेक्टर होगा। एक बंदा बैंक होगा, एक कस्टमर होगा, एक टैक्स कलेक्टर होगा, एक गवर्नमेंट होगा। उन सब की जो है कुछ ना कुछ पैसे हो, तो वो इतने पैसे लेके जा रहे हैं, उसके पास इतना शॉपकीपर जो है उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया, जो बैंक है उससे लोन लिया गया तो उसने बैंकर ने इतने इंटरेस्ट कमा लिया। ठीक है, फिर जब गाड़ी खरीदी गई तो उस पर कुछ टैक्स लगा, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने कमा लिया। तो एवरी स्टूडेंट हैज टू प्रेजेंट देयर ओन कैलकुलेशंस एंड देयर ओन केस, ताकि वो पूरी क्लास के सामने केस दे दिया आप लोग को आपके सामने। बट इवेंचुअली बाद में मैं आप लोग को इंशाल्लाह और केसेस भी बताता हूँ भी। ठीक है, तो वो सारे केसेस जो हैं जब मैं व्हाट्सएप पे इसको अपलोड करूंगा, तो वो इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं, एंड देन आई मूव ऑन। चैट बॉक्स में अब हम आगे चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी, जो कि काफी मजे की एक्टिविटी है। इसका नाम है फाइनेंशियल जोपार्डी। ठीक है, इसमें होगा क्या, बेसिकली जोपार्डी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज छुपी हुई है, कोई चीज हिडन है।
ठीक है ना। इसमें एक बेसिकली एक गेम शो का फॉर्मेट है, जो कि यूएस में गेम खेला जाता है। बेसिकली उसका उसमें ये होता है कि एक बोर्ड गेम होता है। ठीक है, ये बोर्ड गेम बेसिकली आप लोग स्टूडेंट से खुद ही बनवाएंगे। ठीक है, बोर्ड कैसा होगा मैं आगे जाके अभी स्लाइड में दिखाता हूँ आप लोग को। बोर्ड गेम में कुछ ना कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम 5-6 चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो हर की एक कैटेगरी बना देंगे आप लोग। जैसे कि परसेंटेज के सवाल अलग कैटेगरी में आ गए, प्रॉफिट लॉस के सवाल अलग कैटेगरी में आ गए, इंटरेस्ट के सवाल अलग कैटेगरी में आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कैटेगरीज बनाएंगे। अब इस तरीके का बेसिकली एक बोर्ड गेम होता है ये, जैसे आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, कैटेगरीज प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो। ये जो पहली रो है आपके सामने, ये जो यहाँ पे मैंने एरो भी लगाया हुआ है, इस पूरी रो में कैटेगरीज आ जाएंगी। जैसे पहली परसेंटेजेस जो है यहाँ पर आ गई इस वाली में, प्रॉफिट जो है यहाँ पर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस इवेंचुअली यहाँ पर आ गया, इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आ गया, पार्टनरशिप यहाँ, टैक्स यहाँ, ऑल दैट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग एक इस तरीके का बोर्ड गेम बनवाएंगे स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक सा बोर्ड है, थोड़ा सा इसको मजे का बोर्ड बनाने के इस तरीके का, बट इवेंचुअली आई होप कि नजर आप लोग को आ रहा होगा किस टाइप का बोर्ड है ये। तो इस टाइप का बोर्ड बनवाना है आप लोग को स्टूडेंट से ही। स्टूडेंट जब ये बना लेगा तो सारी कैटेगरीज जो है वो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो है ये सारी कैटेगरीज लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, और टैक्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ऑल दैट। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज ऊपर पहली रो में आ गई। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट कुछ पैसे लगे होंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीकेआर में लगाना चाहूँ तो 10 रुपीज हो गया, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ हो गया। आप चाहें तो और भी इसको बढ़ा के 1000 भी कर सकते हैं। अब होगा क्या, उसको खेलना कैसे, चले बोर्ड गेम तो बना दिया मैंने, बोर्ड गेम तो स्टूडेंट्स ने मिलकर बना दिया। ठीक है, वो सारी तैयारी हो गई। अब ये चार्ट पेपर पे मैंने बनाया है, जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट पेपर बना हुआ है, तो काफी मजे की चीज है। अब जब ये बोर्ड गेम बन गया, अब होगा क्या, अब एज अ टीचर मैं 5-6 सवाल बनाऊंगा फॉर एवरी कैटेगरी। ठीक है, फॉर विद ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, विच मीन्स कि जो पहला वाला, जो सबसे पहला वाला बॉक्स है, इसमें सबसे आसान सवाल आ जाएगा। फिर दूसरे बॉक्स में जो 400 वाला है उसमें मुश्किल सवाल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर 1000 वाला जो है उसमें सबसे मुश्किल सवाल आएगा। ठीक है, अब ये 5-6 सवाल होंगे फॉर एवरी कैटेगरी, विच मीन्स के परसेंटेजेस के अलग 5 सवाल, यहाँ पे परसेंटेजेस के सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे टैक्स के सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट के सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आ रहे हैं। तो एवरी कैटेगरी गेट्स इज ओन 5 to 6 क्वेश्चंस। ठीक है, जब 5-6 सवाल बना दिए, अब होगा क्या, इन वैल्यूज के पीछे, इन नंबर्स के पीछे 5-6 सवाल टीचर जो है वो बताता रहेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हुआ क्या कि मैंने 4-5 बच्चों के स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया एक। ठीक है, एज अ टीचर, फिर कोई भी एक रैंडम सेट मैं टीम सेलेक्ट कर लूंगा, और रैंडमली मैं टीम को बोलूंगा कि यार आप लोग कोई एक वैल्यू चूज कर लें। ठीक है, सॉरी, कैटेगरी चूज कर लें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एज अ स्टूडेंट परसेंटेजेस का टॉपिक काफी मजा अच्छा लगता है मुझे, उसकी ग्रिप अच्छी है, तो एज अ स्टूडेंट मैं परसेंटेज का टॉपिक पिक कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यार उसकी जो ग्रिप है मेरे पास वो काफी अच्छी है, तो हो सकता है मैं कि जो है यहाँ पे परसेंटेजेस के टॉपिक के अंदर, ये परसेंटेज का जो कॉलम है इसके अंदर मैंने लेट्स अज्यूम 800 वाला सवाल सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यार परसेंटेज का जो चैप्टर है वो मुझे काफी अच्छे से आता है। तो मैंने जाके परसेंटेज का 800 वाला सवाल उठा लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये चैप्टर सवाल सेलेक्ट, फिर क्या होगा, फिर टीचर जो है उस 800 वाले सवाल के अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ऑब्वियसली एक टाइमर लगाएगी टीचर, लेट्स अज्यूम 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का, वट, उस टाइम पीरियड के बिटवीन, इन बिटवीन स्टूडेंट्स जो हैं 4-5 के ग्रुप, उन सबको सवाल सॉल्व करने वाला। ठीक है, अगर सवाल सही हो गया तो वो जो 800 के अगेंस्ट जाहिर है वो सवाल था ना, तो 800 जो रुपए हैं ऑब्वियसली फेक करेंसी वो स्टूडेंट्स ने कमा ली। ठीक है, अगर इनकरेक्ट आंसर हो गया तो जो दूसरी टीम्स हैं उनको एक चांस मिलेगा वही सवाल सॉल्व करने का। ठीक है, तो इवेंचुअली जब दूसरे स्टूडेंट्स की बारी नहीं है वो फिर भी वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, सो जीता कौन इसके अंदर, जीता वही बंदा, जीती वही टीम जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे एट द एंड। ठीक है, सो आई होप कि ये गेम आप लोग को समझ आ रहा है। मुझे बताएं आप लोग चैट बॉक्स में, क्या ये गेम आप लोग को समझ में आ रहा है, तुम्हारे में समझाऊं एक दफा।
आर यू guys एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, या मैं दोबारा से एक दफा समझा दूं आप लोग को? मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्लियर है, ठीक है। मुझे एक टीचर, इसमें के कुछ रोज हैं, रोज में पैसे मैंने लगाए हुए हैं। एक दफा शॉर्ट रिकैप करते हैं, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। सो एक बोर्ड गेम है, जैसे आप लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बोर्ड आप लोग स्टूडेंट से खुद ही बनवाएंगे, ठीक है। चार्ट पेपर के ऊपर ये बोर्ड होगा, जिसमें कि ऊपर जो है पहली जो रो होती है, रो मतलब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली है, इसके अंदर आप जो है कैटेगरीज लगाएंगे सवालों की, ठीक है। पहली कैटेगरी में आपके पास लेट्स अज्यूम परसेंटेजेस के क्वेश्चंस आ गए। दूसरी कैटेगरी में आपके पास टैग के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तीसरी में आपके पास डिस्काउंट के क्वेश्चंस आ गए। चौथी में लेट्स अज्यूम प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। पांचवे में लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। वो एज अ टीचर आप लोग खुद ही लगाएंगे सवाल। अब इन कैटेगरी के अगेंस्ट कुछ पैसे होंगे इसके नीचे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉक्स में मैंने 500 रुपये लगा दिए, इस बॉक्स में मैंने 1000 लगा दिए, इस बॉक्स में मैंने जो है 1500 रुपये लगा दिए, ठीक है। सिमिलरली ऑब्वियसली हर बॉक्स में अप्लाई होगा, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500। सिमिलरली यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1500, ऑल दैट। तो ये हर उसमें अप्लाई हुआ होगा फॉर एवरी कैटेगरी, ठीक है। जब ये बोर्ड गेम बन गया है, आएंगे ना, अब एक रैंडमली मैं एज अ टीचर टीम सेलेक्ट कर लूंगा। ये पूरा एक ही बोर्ड गेम है, ठीक है, पूरी क्लास का एक ही बोर्ड है, ठीक है। एज अ टीचर मैं रैंडमली कोई भी एक टीम सेलेक्ट करूंगा कि भाई आप लोग आए और आप लोग कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करें, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। अब मैं जो हूँ, मुझे लगता है कि यार मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो काफी अच्छा पता है। तो मैंने जो है कैटेगरी सेलेक्ट करी प्रॉफिट एंड लॉस वाली। मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। मुझे लगता है कि ये सवाल, ये जो चैप्टर है मुझे बहुत अच्छा आता है, तो मुझे लगा कि यार आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व इट फॉर 1000 रुपीज। तो मैंने 1000 वाला सवाल सेलेक्ट कर लिया इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने 1000 वाला सवाल जब सेलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल सवालों का ज्यादा होता रहेगा एज यू इंक्रीज द प्राइसेस। 500 वाला सवाल आसान होगा, 1000 वाला उससे मुश्किल होगा, 1500 वाला उससे मुश्किल होगा। तो मैंने 1000 वाले सवाल सेलेक्ट करा, टीचर मुझे सवाल बताएगा। एज ए ग्रुप मैं उस सवाल को सॉल्व करना शुरू करूंगा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, वट एवर जो टीचर स्पेसिफाई करती है। उन टाइम लिमिट में मैं ये सवाल अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो टीचर मुझे 1000 रुपये ये दे देंगी, ठीक है। ऑब्वियसली असली 1000 रुपये नहीं है, नकली फेक करेंसी है 1000 रुपये की, ठीक है। चाहे तो आप लोग बस एक पेपर पे छोटे से लिख के भी 1000 रुपये दे सकते हैं। तो 1000 रुपये मैंने कमा लिए अगर मैंने उस टाइम पीरियड के अंदर एज अ ग्रुप सवाल सॉल्व कर लिया। अगर मैंने नहीं करा सॉल्व तो दूसरी ग्रुप्स को चांस मिलेगा कि यार आप लोग आए और आप ये सवाल सॉल्व करें, ठीक है। और इवेंचुअली वो लोग भी पैसे कमा सकते हैं। बट उनका उनका फायदा क्या है कि वो लोग मेरी बारी में पैसे कमा रहे हैं, मतलब कि उनकी बारी भी बाद में आएगी। वो अपनी बारी में अपना सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी, उनको एक चांस मिल गया कि वो मेरी बारी में आके पैसे कमाए, बिकॉज इवेंचुअली मैंने अपना आंसर गलत कर दिया था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये गेम चलता रहेगा और इवेंचुअली जीतेगा वो बंदा जीतेगी वो ग्रुप जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए एट द एंड, ठीक है। तो एज एक एक ग्रुप आएगी, अपनी अपनी मर्जी की कैटेगरी सेलेक्ट करेगी। दूसरी ग्रुप आके हो सकता है टैक्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर ले और उसमें से सबसे महंगा सवाल उठा ले, वो उनकी मर्जी है। और इवेंचुअली जिस ग्रुप का भी सबसे ज्यादा पैसा कमाया गया एंड के अंदर, वो ग्रुप आके जीत जाएगी। अब एक सैंपल के क्वेश्चन के अगर आप देख लें, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट के क्वेश्चन, डिस्काउंट की कैटेगरी के अंदर आप ये सवाल लगा सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर आप ये सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग की मर्जी है, ये सवाल आप लोग को बुक के अंदर भी आराम से मिल जाएंगे। तो ये है फाइनेंशियल जियोपार्डी का गेम। ये क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं। इस तरीके का बोर्ड गेम एक आप लोग ने बनवाना है। एंड ऑब्वियसली इस हर कॉलम की एक कैटेगरी होगी जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, लाइक परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टैक्सेस, ऑल दैट। सही है ना? जियोपार्डी, ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट फ्रॉम ग्रेड 6 to 8। सो ग्रेड 6 में ज़्यादा आसान सवाल होंगे। ग्रेड इवेंचुअली जो मुश्किल टॉपिक, आप लोग आसान सवाल ग्रेड 6, एंड जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते रहे लाइक 6, 7, 8, तो आप लोग सवालों की जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी हल्के हल्के बढ़ाते रहे। तो ये बेसिकली इस पूरी एक्टिविटी के बारे में है। एंड दिस इज इट इवेंचुअली फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास में हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज देखी हैं। वो 3 एक्टिविटीज
में एकदम कर देता हूँ जल्दी से, और इवेंचुअली रिकैप करके मैं बताता हूँ। पहली हमारी जो थी वो शैंक में हम क्या रहे थे, हमने स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप्स में बनाया, 4 से 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं। उन स्टूडेंट्स को मैंने एक प्रोडक्ट दी कि यार ये आपका एक बिजनेस बनाना है आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट देते हैं, आप चाहें तो उनको बोलेंगे यार खुद अपनी मर्जी से एक प्रोडक्ट लेकर आओ। उस प्रोडक्ट की वो लोग पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे, हर चीज उसके बारे में सोचेंगे, उसकी प्राइसिंग, उसकी कॉस्टिंग, उसके प्रॉफिट लॉस रेवेन्यूज एवरीथिंग, वो सब बच्चा कैलकुलेट करेगा, टीचर को आके बताएगा। टीचर कौन है? टीचर इज द शार्क। शार्क कौन है? जो आप लोग आजकल टीवी पे भी देख रहे होंगे, शार्क टैंक नाम का एक शो आ रहा है। तो शार्क इज बेसिकली द टीचर हु इज द इन्वेस्टर इन द बिजनेस। तो आप लोग को अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा, पिच अच्छी लगी स्टूडेंट्स की, तो आप लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे उस बिजनेस के अंदर। अब जब आप एज अ टीचर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लोग भी उसमें कंडीशंस लगाएंगे कि यार इतने पैसे में इतने इंटरेस्ट पे दूंगा, इतने पैसे में इतने सालों के लिए ले रहा हूँ, दे रहा हूँ एज एन इंटरेस्ट। तो वो सब स्टूडेंट को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा पूरी क्लास के सामने कि क्या पैसे हो रहे हैं, कितने पैसे हो रहे हैं। तो ये शार्क टैंक का सारा सिस्टम है। देन सेकंड जो एक्टिविटी हमने देखी, वो हमने एक रोल प्ले देखा। इसमें केसेस जो हैं वो इनफैक्ट अभी मैंने नहीं लगाए हुए इसमें, बट मैं इवेंचुअली जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन मिलेगी तो उसमें लगे हुए होंगे। केसेस में होगा ये कि हर स्टूडेंट, 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक कस्टमर जा रहा है एक गाड़ी खरीदने। वो एक केस पूरा बना हुआ है, राइट। अब जब वो एक कस्टमर जाएगा, उसके पास एक बजट होगा, जब वो शॉपकीपर के पास जाएगा, हु इज द सेलर ऑफ द कार, तो वो सेलर जो है अपना प्रॉफिट निकालेगा, अपना कॉस्ट प्राइस निकालेगा, एवरीथिंग निकालेगा। फिर वो कस्टमर हो सकता है बैंक के पास भी जाए लोन लेने, तो बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएगा कितना है। स्टूडेंट्स हैं ये सारे बेसिकली, शॉपकीपर के एज ए स्टूडेंट खड़ा होगा, बैंकर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक पूरा रोल प्ले होगा, एंड उस हिसाब से जो है पूरा एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आएंगे स्टूडेंट्स के अंदर। एंड इवेंचुअली टीचर्स को जो है कोई ऐसी सच मटेरियल नहीं चाहिए इसके लिए, जाहिर है केस स्टडी है, और स्टूडेंट्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज शॉपकीपर्स, एज कस्टमर्स, एज बैंकर्स, एज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी तो उसकी एक परसेंटेज होगी, जाहिर है। तो पूरा एक रोल प्ले होगा उसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आएंगी, साथ साथ इस पूरे टॉपिक के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। एंड देन द थर्ड एक्टिविटी जो हमने देखी वो फाइनेंशियल जो पार्टी की थी, जिसमें कि एक ऐसा बोर्ड गेम है, इस तरीके का बोर्ड गेम है। आई डोंट नो, इसकी तस्वीर की पिक्सल्स काफी खराब हो गई हैं जब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो खैर, इस आई होप नजर आ रहा होगा आप लोग को। तो इस तरीके का एक बोर्ड गेम बनाएंगे चार्ट पेपर के लिए, जिसमें कि पहली रो में सारे हमारे पास जो है कैटेगरीज होंगी ऑफ टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे परसेंटेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, लॉस, टैक्सेस। और उस हिसाब से बच्चा ग्रुप्स जो हैं वो कैटेगरी पहले सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, जो उनको लग रहा है कि यार आसान सवाल हो सकता है ये। एंड देन दे विल चूज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि जाहिर है सबसे जो सस्ता सवाल है वो सबसे आसान होगा, और सबसे महंगा सवाल सबसे मुश्किल होगा इवेंचुअली। तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से सवाल सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इफ दे आर राइट तो दे अर्न दैट मनी, एंड इफ दे आर रॉन्ग सो द अदर ग्रुप्स गेट अ चांस टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। तो वो टाइम लिमिट में अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इवेंचुअली वो आप लोग को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। फेक करेंसी ऑब्वियसली असली करेंसी नहीं है। इवेंचुअली जिस टीम ने भी सबसे ज्यादा पैसे कमा लिए एट द एंड, वो जो है इसकी विनर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मैंने थोड़ा सा रिकैप कर दिया है सारी एक्टिविटीज का, एंड आई होप कि आप सबको एक चीजें क्लियर हैं। अगर इसमें कोई भी सवाल है आप लोग का तो प्लीज मुझे बताएं, या कोई सजेशन है, या कोई आप लोगों को लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू मिस, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी टॉपिक के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रोल प्लेज। यूजुअली हर टॉपिक पे ही चल जाएंगे, बट इवेंचुअली इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, सिंस टैक्सेस का भी, एंड इंटरेस्ट का भी, प्रॉफिट का भी, कस्टमर, परचेजर, सेलर। तो वो इसीलिए रोल प्ले की एक्टिविटी मैंने जो है यहाँ पे अप्लाई कर दी थी, ठीक है। थैंक यू मिस। सो आई होप कि किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही क्लास एंड होती है मैं इसकी प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दूंगा, एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू गाइस डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो मैं इसको यहीं तक रखूंगा आज, सिंस हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया है, और द सेशन वाज फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।
और आज की क्लास में, आज आप लोग देख रहे हैं, कोई वर्कशीट वगैरह नहीं है। सिंपल बेसिक सी एक्टिविटीज हैं, इसमें कोई भी मटेरियल वगैरह ऐसा नहीं चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट एक्टिविटी जस्ट व्हिच वाज द फाइनेंशियल जेओपार्डी। एंड उसमें भी इतना कोई खास मटेरियल नहीं चाहिए, बस स्टूडेंट्स अपनी खुद ही स्टूडेंट्स ही बना रहे होंगे वो जो पूरा बोर्ड गेम है, तो टीचर्स की एज सच इसमें कोई वो नहीं है, हेल्प नीडेड। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एंड इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक ऑन ट्यूसडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।